स्ट्रेस की तो डेफिनेशन है फोर्स अपॉन एरिया। ये ओरिजिनल एरिया या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्चुअल एरिया था वो वाला एरिया। जो नॉमिनल स्ट्रेस है जिसे हम लोग कन्वेंशनल स्ट्रेस कहते हैं, वो होता है जो आप ओरिजिनल एरिया कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से कंप्यूट किया जाता है। हमें इसी को लेकर पढ़ना है, हम लोग इसी को लेकर पढ़ते हैं। मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे सोमपुरा, उसमें हम लोग ये नॉमिनल स्ट्रेस ही लेंगे, कन्वेंशनल स्ट्रेस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो कि एक्चुअल एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे लोड लगा रहे हैं, ठीक है, यूनी एक्सियल लोड लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण जो उसका एक्चुअल एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया से अलग होगा। तो वो उस इंस्टेंट पे स्ट्रेस को कैलकुलेट करना, उस एक्चुअल एरिया को लेके, उसे हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। ये नॉमिनल स्ट्रेस से थोड़ा अलग होता है। हमें जो यूज़ आएगा वो नॉमिनल स्ट्रेस ही आएगा। ट्रू स्ट्रेस हमारे स्कोप में नहीं है, हमें मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोम पढ़ते वक्त, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लोडिंग कंडीशन के बारे में। लोडिंग कंडीशन में एक होता है ग्रेजुअल की, ग्रेजुअली लोड लग रहा है, और दूसरा होता है सडन की, एकदम सडनली लोड लग गया। मान लो कोई क्रेन है, उससे लोड लगा रहे थे, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे ला रहे थे, आराम से सरफेस पे रख रहे थे, फिर उसको छोड़ रहे थे। और एक होता है भाई ऊपर से ही छोड़ दिया, मतलब सडनली लोड लगा दिया। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ग्रेजुअल लोड और सडन लोड। फिर एक आता है रिपीटेटिव लोड, जिसे फटीग लोड हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग एक सर्कुलर इस क्रॉस सेक्शन का स्पेसिमेन लेते हैं, उसको फिट करते हैं, उस पर हम लोग टेंशन लगाते हैं और हम लोग उसका स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग राउंड क्यों लेते हैं? जनरली आपने देखा हो वाटर टैंक राउंड होता है, एलपीजी सिलेंडर राउंड होता है, ऐसे मतलब क्योंकि जो प्रेशर होता है, जो हाई प्रेशर वाली चीज़ें होती हैं, वो कॉर्नर पे आके कॉर्नर वीक होते हैं उसके, तो हम लोग उसमें कॉर्नर अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर राउंड लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर राउंड होता है, वाटर टैंक जो छत पे लगे रहते हैं वो सब राउंड होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर झेल रहे होते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग उससे हम लोग यूटीएम मशीन पे जो भी डेटा आता है उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना आ रहा है, फाइनल लोड जो भी है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ फॉर माइलस्टीन। इंटरव्यू में जनरली एक क्वेश्चन आता है कि वो लोग एक शीट ऑफ पेपर दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइलस्टीन का ड्रॉ करके बताइए, और उसमें जो भी पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करके बताइए कौन कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग स्ट्रेन को एक्स एक्सेस पे क्यों रखते हैं और स्ट्रेस को वाई एक्सेस पे क्यों रखते हैं। स्ट्रेन को एक्स पे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माना जाता है। हमें स्ट्रेन पहले दिखाई देता है, उसके करस्पॉन्डिंग में हमें स्ट्रेस दिखाई देता है। स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि हम लोग यूटीएम मशीन पे उसको लेते हैं, हम लोग यूटीएम मशीन पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के स्पेसिमेन को लेते हैं, फिर हम लोग उसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन मतलब जो लगाते हैं, जिससे हमें स्ट्रेन मिलता है, टेंशन लगाते हैं। फिर हमने निकाला कि उससे कितना स्ट्रेस उसमें आ रहा है। स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये तो हमें हुक्स लॉ बताता है। तो पॉइंट ओ से लेके ए तक वो लाइन स्ट्रेट रहेगी प्रोपोर्शनल लिमिट तक इस स्ट्रेस स्ट्रेन की। उसके बाद आप उस मटेरियल पे और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, उसको और इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जिस लिमिट के बाद अब आपने मटेरियल को और ज़्यादा स्ट्रेन किया तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं जाएगा लोड हटाने पे भी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद। तो 0 से ए प्रोपोर्शनल लिमिट है और ए से बी इलास्टिक लिमिट है। बी से पहले पहले अगर लोड हटा दिया तो वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर बी पॉइंट के बाद भी उसमें हमें लगाते रहे स्ट्रेन, तो उसमें जो अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, प्लास्टिक नेचर का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो अब वो वापस अपना शेप एंड साइज रीगेन नहीं करेगा। ज़्यादातर स्टडी हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही करते हैं कि भाई इससे आगे आप स्ट्रेस ना लगाएं, नहीं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। बी पॉइंट के बाद आपने उसमें और ज़्यादा स्ट्रेन करने की कोशिश की, उसका आप और ज़्यादा इलोंगेट करते जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये सी पॉइंट तक, इसका अपर यील्ड पॉइंट मतलब यहाँ तक बढ़ेगा, अपर यील्ड पॉइंट आएगा, उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू होगा स्ट्रेस। तो अब सी के बाद, सी मतलब अपर यील्ड पॉइंट के बाद एक लोअर यील्ड पॉइंट आएगा सी डैश, जहाँ पे स्ट्रेस कम होगा, उसके बाद वो इलोंगेट होता रहेगा, मतलब स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको हम लोग यील्ड प्लेटो कहते हैं। सी से लेके डी तक, पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक, उससे हम लोग यील्ड प्लेटो कहते हैं। उसके बाद भी अगर आप स्ट्रेन लगाते रहे, उसको इलोंगेट करने की कोशिश करें, तो वो रेजिस्ट करेगा। फिर हम लोग डी पॉइंट के बाद ई पॉइंट आएगा जो कि ऊपर होगा, तो इसमें हम लोग रेजिस्ट करेगा, जिससे ज़्यादा स्ट्रेस बनेगा, और इससे हम लोग कहते हैं, इस रीजन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ई पॉइंट के बाद अगर आप और ज़्यादा उसमें स्ट्रेन लगाएंगे तो अब उसमें नेकिंग रीजन आ जाएगा, मतलब वो बहुत पतला हो जाएगा और फ्रैक्चर की ओर चलेगा, मतलब फ्रैक्चर होने वाला होगा। एफ पॉइंट पे उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा।
फिर ये कप एंड कोन, मतलब एक तरफ कप जैसी शेप और दूसरी तरफ कोन जैसी शेप बना के फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमारे पास की दो रेंज हैं या रीजन है। पहला है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रेंज के बाद उसमें और जो स्ट्रेन लाया गया था वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, जिसमें हम लोग उसको जो प्लास्टिक मतलब फिर वापस अपना शेप एंड साइज रीगेन नहीं करेगा। स्टील को हम लोग कहते हैं Fe250, Fe250। तो इसमें Fe250 मतलब Fe250 में 250 आपको बता रहा है कि अगर हमें 250 न्यूटन mm² से ज़्यादा आपने उसमें 250 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आपने उसमें स्ट्रेस डाला तो मतलब उसकी यील्ड स्ट्रेंथ Fy यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 250 न्यूटन mm²। तो उससे ज़्यादा अगर आपने स्ट्रेस लगा दिया तो अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। माइल्ड स्टील में जो यील्ड पॉइंट है उससे लोअर यील्ड पॉइंट को हम लोग यील्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं। अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें मैंने बड़ा बड़ा बनाया, निकल जो एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है उसमें इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। तो इलास्टिक स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस लगभग पास में होते हैं, Fe और Fy। अभी एक चीज़ सुनो, द फ्रैक्चर और फेलियर इन माइल्ड स्टील डिपेंड अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ स्टील। किसी भी स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उतनी ही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो डक्टिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो कंप्रेशन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कार्बन ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस है, मतलब टेंशन में परफॉर्म नहीं कर पाएगा इतना अच्छा। तो डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं। जैसे अभी हमने जो ग्राफ बनाया उसमें इलास्टिक रीजन है, तो जो अच्छा डक्टाइल मटेरियल होगा, जितना डक्टाइल होगा उसका जो प्लास्टिक रीजन है, ठीक है, इलास्टिक नहीं प्लास्टिक रीजन है, वो बहुत लंबा होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन पहला है जब बार सीरीज़ में हो, मतलब एक बार उसके आगे दूसरी बार तीसरी बार। तो जब बार सीरीज़ में होगी तो उसके डायमेंशन दिए होंगे, उसका एरिया कितना, लेंथ कितना, उसका ई कितना, यंग्स मॉडुलस कितना, लेंथ कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, यंग मॉडुलस कितना। फिर में जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने, चाहे वो एक डायरेक्शन में लग रहे हो, एक जगह लग रहे हो या मल्टीपल जगह लग रहे हो। तो बार अगर सीरीज़ में है तो स्टेप बाय स्टेप जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। जितना फोर्स राइट साइड में लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ़्ट साइड में भी लगना चाहिए। अभी जो डायग्राम है उसमें जो P है वो जो लास्ट वाला बार है उसमें दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि भाई जो तीनों बार हैं, जो डार्क ग्रीन मतलब जो ज़्यादा पहला वाला बड़ा वाला है या बीच वाला, या उन सब में अलग अलग फोर्स लग रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी एक ही में लग रही है। तो जितने भी राइट साइड के इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो अब यहाँ पे P ही दिख रही है, P इज इक्वल टू R कर दीजिए। तो ये जो बाहर है वो इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है एक्सलेट करके चली जा रही है। तो इसमें अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसे रोक के रख रहा है, और मतलब ये रुकी हुई है तो उसके कारण भी एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, वही रिएक्शन फोर्स। ऑल द लेफ्ट साइड डायरेक्शन फोर्स इसका भी इक्वेट कर दिया और द राइट साइड डायरेक्शन फोर्सेज में। अब इन मेंबर में फोर्स कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट द फोर्सेज ऑन ईच एंड एवरी मेंबर के लिए मान लीजिए आपको फर्स्ट सेक्शन में कैलकुलेट करनी है कि फर्स्ट सेक्शन में कितना लग रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन पे आप हाथ रखिए और एक साइड देखिए, या तो लेफ़्ट में या तो राइट में। तो हम राइट वाला प्रेफर करेंगे, हाथ रखे और हमने राइट में देख रहे हैं कितनी फोर्स दिख रही है, P दिख रही है। फिर जो सेकंड वाली बार है बीच वाले, इस पर हाथ रखो, फिर राइट साइड पे कितना फोर्स दिख रहा है, P ही दिख रहा है सेकंड सेक्शन पे भी। थर्ड वाले पे हाथ रखो, कितना दिख रहा है, P ही दिख रहा है राइट सेक्शन में, तो राइट साइड फोर्स मतलब मान लो बार A1 है, पहली बार है, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है और कितना उसका एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया होगा तो स्ट्रेस आ जाएगा। फिर सेकंड वाले में उस पर कितना फोर्स लग रहा है और उसका कितना एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया उसका स्ट्रेस आ जाएगा, और ऐसे ही करते करते सो ऑन। फिर नेक्स्ट में अगर आपको सर कैलकुलेट करना होगा इलोंगेशन, ठीक है, हमने बोला ना कैलकुलेट द फोर्सेज ऑन ईच एंड एवरी मेंबर, तो अगर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इलोंगेशन अगर कैलकुलेट करना है तो P पता है, L पता है, A पता है, E पता है, तो PL अपॉन AE में हम लोग फर्स्ट का कैलकुलेट कर लेंगे इसी फॉर्मूले से, PL अपॉन AE से। फिर जब सेकंड वाला कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वाले में स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो उसमें हम PL अपॉन AE कर लेंगे फिर से, तो उसका आ जाएगा, इसमें आएगा PL2 अपॉन A2 डॉट E2। तो आपको तीनों का आ गया, अब तीनों का एलोंगेशन आ गया। तो आप तो बार इन सीरीज़ का मतलब काफ़ी इजी है, ठीक, काफ़ी सिंपल है बार इन सीरीज़ को कैलकुलेट करना। तो अब हमने स्टेप 1 क्या किया इसमें बार इन सीरीज़ में, कैलकुलेट द रिएक्शन कैलकुलेट किया। फिर दूसरा क्या किया, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच एंड एवरी मेंबर, ईच और क्या फोर्स लग रहा है वो किया। तीसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेट स्ट्रेस किया ईच और एवरी मेंबर, मतलब स्ट्रेस कितना लग रहा है।
और चौथा क्या किया, कैलकुलेट एलोंगेशन ऑन ईच एंड एवरी, डेल्टा एल कितना है हर किसी का, वो कैलकुलेट किया।